तीसरा मौका है कि इस तरीके का कार्यक्रम सर आगरा में कर रहे हैं। आप भी तीसरे कमिश्नर हैं आगरा के। शुरुआत हमने प्रतिंदर जी के साथ की थी, रविंद्र जी के साथ करी, और अब आप तीसरे कमिश्नर के तौर पर आप आगरा में हैं, तो मैं अब आपके साथ शुरुआत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आप सभी का जो यहां लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम से पहचान बनाई है। ये वो लोग हैं जिनको आपके अधिकारी सम्मानित करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। आज हम इस कार्यक्रम को यहां कर पाए आप सभी के सपोर्ट से, क्योंकि अगर मंशा नहीं होती है ना किसी अधिकारी की, तो वो काम होता नहीं है। यहां डे 1 से जिस दिन ये प्लान हो रहा था कार्यक्रम, उस दिन सर को ये प्रपोजल दिया कि सर हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा ये तीसरा सीजन है। तो सर ने कहा तुरंत बिल्कुल, क्योंकि शाबाशी तो मिलनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो शाबाशी उसकी मिलनी चाहिए। ये शाबाशी आपको आज दी जाएगी। सर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। पहला सवाल, क्योंकि ये आगरा के आप तीसरे कमिश्नर हैं, आपका मथुरा का कार्यकाल बेहद चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर आपने आईजी रहते हुए वहां का संभाला और जो चीजें की, उस पर काफी दीपक कुमार की चर्चा बहुत पिछले दिनों हुई। क्या मानते हैं आगरा में क्या बदल देंगे? अब कहां जरूरत पड़ रही है, किन चीजों की आवश्यकता है जो बदलना चाहिए, और क्या चीजें अच्छी हैं? दोनों चीजें पूछना चाहूंगा आपसे। हम लोग, मैं तो कुछ नहीं बदलूंगा, बदलेंगे जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं, ये लोग बदलेंगे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और आगरा के जो हमारे पूर्ववर्ती दोनों अधिकारी थे, दोनों बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छे थे। हमारे पूर्ववर्ती रविंद्र गौर साहब, जो अभी आपने वीडियो क्लिप दिखाई थी, उन्होंने काफी अच्छे काम कमिश्नरेट में किए। और चूंकि कमिश्नरेट अभी उत्तर प्रदेश में एक बनने की प्रक्रिया में है, अभी ये तीसरा, आप खुद आपने बताया कि तीसरी बार हम लोग इकट्ठा हुए हैं आपके साथ, तो ये तीसरा साल है। तो अभी ये शैशव अवस्था में है। और इसमें जो यहाँ लड़के हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, इन लोगों की एक मेहनत रही, एक दृढ़ इच्छा शक्ति रही, और उसी के बल पर कमिश्नरेट लगातार अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। जो भी नए कमिश्नर बने, जो शुरुआती कमिश्नर बने, उनके सामने चैलेंजेस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, ऑफिसर्स काफ़ी आए, उसके चैलेंजेस थे, उनको कहाँ रहना है, फोर्स हमें काफ़ी मिली, उसकी व्यवस्था करनी थी। इसके अलावा जो हमारे काम थे, जो नई जिम्मेदारियां जैसे आपने दिखाई कि कमिश्नरेट सिस्टम में जो सीआरपीसी में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कार्य था वो पुलिस को दिया गया, उसकी ट्रेनिंग लोगों को दिलानी थी। तो उस हिसाब से डॉक्टर प्रतिंदर सिंह साहब ने एक कमिश्नरेट की शुरुआत की, लोगों को ट्रेंड किया कि एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका क्या वर्क है, कोर्ट में आपका क्या वर्क है। लोगों को ट्रेंड किया, अपने जो हमारे कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक। पिछले रविंदर गौर ने पूरे कमिश्नरेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे देहात का हमारा थाना हो जगनेर के आगे तक, और चाहे शहर का थाना हो, सब जगह उन्होंने काफ़ी रिवोल्यूशनरी काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो ये एक उल्लेखनीय उनकी उपलब्धि थी। उनकी टीम के मेंबर जो हमारे साथी हैं, कलीग हैं, हमारे डीसीपी साहब सोनम साहब ने बहुत सारे, इन्होंने ऐप बना करके, डिजिटलाइज करके जो सुविधा हो सकती है लोगों की, उसको देने का काम किया आज के इस डिजिटल युग में। इसके लिए सोनम साहब के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और हम लोग अपने तरफ से इनको नॉमिनेट भी कर रहे हैं इस बार फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड के लिए, कि सोनम जी ने इतना बढ़िया बेहतरीन कार्य किया है इनके लिए। और जो नेक्स्ट, जो मेरा हमेशा मानना रहता है कि कोई भी कमिश्नरेट सिस्टम, पुलिसिंग का जो सिस्टम है, जो ये सिस्टम जिसको हम कमिश्नरेट सिस्टम कहते हैं, तो ये सिस्टम मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है। मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो पहले लंदन में जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी, उसके बाद हिंदुस्तान में कोलकाता, मुंबई, जहां पर ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस आबादी रहती थी, वहां ऑलरेडी ये सिस्टम ब्रिटिश काल से था। और उसके बाद आज़ाद भारत में डिफरेंट कार्यक्रम में पहले दिल्ली में शुरू हुआ, फिर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हुआ, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को पुलिस पर विश्वास रखते हुए उनको यह अधिकार दिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता को इसका क्या लाभ हो रहा है। हमारी जो मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग है, ये आवाम के लिए, आवाम क्या सोचती है, क्योंकि अर्बन इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, वो उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनके पास लीगल नॉलेज ज़्यादा है,
काम के उनकी व्यस्तता अपनी अलग तरीके की है। और इस शहर में भी अर्बन पॉपुलेशन करीब 2 मिलियन से ज़्यादा है, तो इनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। और उसके लिए एक सिटीजन को हम कैसे बेहतर शहर दे सकें, जो शहर लाइवली हो, जहां वो अच्छे तरीके से जी सके, अच्छे तरीके से रह सके और इंजॉय कर सके। तो एज ए आगरा कमिश्नरेट जब मैं यहाँ ज्वाइन किया एज ए पुलिस आयुक्त के रूप में, तो मेरे लिए यही चैलेंज मैंने रखा है अपनी पूरी टीम को के लिए कि आगरा शहर को हमें उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत का एक ऐसा शहर बनाना है जहाँ के आम नागरिक जो भी आगरा शहर में रहता है, जो एक लड़कियां हैं, ये सब अपने को सुरक्षित महसूस करें। रात में 10 बजे भी यदि ये सड़क पर निकलें तो इनको महसूस नहीं हो कि शराब की दुकान के बगल में कोई बेवड़ा पड़ा हुआ है और उन पर फब्ती कस रहा है। तो हमें ऐसे शहर को देना है जो कि इस तरह के जो शराबी लोग रोड पर शराब पी करके नौटंकी करते हैं, तेज गति से गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में शराब पीते हैं, उससे शहर को मुक्त करें, शहर के पब्लिक प्लेस को मुक्त करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और आज आवाम से भी हमने अपील की, जिस पर कि 50,000 लोगों ने उस चीज को देखा। और हमारे पुलिसकर्मी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब ने अपनी मेहनत से ये कोशिश की कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आगरा शहर में कम से कम 90% से ज्यादा शहर है जहां पर कि रात में कोई सार्वजनिक जगह पर कोई अपनी गाड़ी में या ऐसे कोई शराब नहीं पी सकता है, कोई किसी के साथ छेड़खानी या कोई बदमाशी नहीं कर सकता। तो ये सब इन लड़कों ने किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आगरा का कमिश्नर होना, यानी कि जिम्मेदारियों का ताज सिर पर रखना। अभी क्या हुआ है कि क्राइम में बदलाव आया, तरीका बदला है क्राइम का तरीका। अब साइबर क्राइम के मामले अधिक आ रहे हैं। तो क्या मानते, कितनी तैयार है आगरा पुलिस? हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है। जैसा कि आपने बताया कि क्राइम का पैटर्न बदल रहा है, समय के साथ साथ क्राइम का पैटर्न, चूंकि समाज बदलेगा तो क्राइम का पैटर्न बदलेगा। 1950s और 60s में उत्तर प्रदेश में आप यदि डाटा उठाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा क्राइम डकैती का मिलेगा। पूरा कानपुर से आगरा क्षेत्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र डकैती प्रोन क्षेत्र था। और गब्बर सिंह जो फेमस हिंदुस्तान के सिनेमा का एक किरदार रहा, वो भी इसी चंबल बेल्ट का किरदार था। और बहुत सारी फिल्में समाज का इन्हीं डकैतों पर बनाई गई। उसके बाद का जो समय बदला तो आपने देखा कि अपहरण पर बहुत सारी फिल्में बनी। तो क्राइम का पैटर्न डकैती से चेंज होकर अपहरण की तरफ आया। आज जब 21वीं शताब्दी में हम उसके तीसरे दशक में हम लोग हैं, उसके मिडवे में हैं, तो अब क्राइम का पैटर्न फिर से चेंज हो रहा है। यदि 100 अपराध हमारे पास आ रहे हैं तो 100 अपराध में 100 क्राइम में 100 में से 80 जो अपराध हैं वो 2 तरह का अपराध हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का, और दूसरा जो अपराध है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। आज से 40 साल पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो अपराध था, औरतों के खिलाफ जो हिंसा थी, वो थाने में आप जाएंगे तो बहुत कम मिलेंगे, रेयरेस्ट मिलेंगे। आज के डेट में जितने भी महानगर ही नहीं, आप अब छोटे शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, वहां भी आपको मिलेगा घरेलू हिंसा का अपराध की पति पत्नी को पीट रहा है, उस पर एक मुकदमा लिखा जा रहा है, और इसके तमाम ये चीजें। तो ये एक नया चैलेंज है हिंदुस्तान के पुलिस के लिए, और हमारी पुलिस पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। जब हम कहते हैं कि हम, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक विकसित भारत वर्ष हमको बनाना है, तो हम लोग तो 2047 से पहले रिटायर कर जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्तियां हो रही हैं, जो 60,000 हमारे लड़के आए, और अब सब लोगों को हम लोग साइबर के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो अब इतने ज्यादा मामले जितने भी साइबर के आते हैं, आज से 4 साल पहले प्रत्येक रेंज वाइज एक साइबर थाना खोला गया कि 4 जिले पर एक साइबर थाना था। आज हमारे प्रदेश में सारे जनपद में साइबर के अलग से थाने हैं। सारे हमारे पुलिस स्टेशन जितने हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल बना हुआ है जो कि इस पर कार्य कर रहा है। तो जिस तरह से अपराधी चेंज हो रहे हैं, जिस इलाके में साइबर के अपराधी हैं, इस इलाके के अपराधी आज से 40 साल पहले टपलूगिरी इस इलाके में कहते हैं कि उनको कहता था कि सोने की सफाई कर देंगे और उसकी जगह वो चेंज कर देता था। इस तरह के वो अपराध कर रहे थे मेवात के लोग। आज के दिन उन्होंने भी अपने को चेंज किया, वो साइबर फ्रॉड में शामिल हो गए। तो साइबर फ्रॉड के बारे में हम लोग लगातार अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, साइबर एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी
परसों हम लोगों ने 2 दिन पहले सेबी एनएससी के साथ हम लोगों ने एक सेशन किया, जो हमारे यंग जो सब इंस्पेक्टर्स और हमारे कांस्टेबल थे 1200 लोगों का, साइबर फ्रॉड के बारे में कि जो इन्वेस्टर्स के साथ जिस तरह से फ्रॉड होते हैं। तो टेक्नोलॉजी में लगातार लोगों के नॉलेज को इन्हांस करना होगा। तो हमारे कांस्टेबल आज के डेट में जो हमारे 60,000 कांस्टेबल भर्ती हुए, ये लोग रिटायर जो है अगले 35 साल में 2060-2065 में जब करेंगे, तो आपको मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अभी भी हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, आज आप कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड आप चले जाएं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर और उसकी काबिलियत की सब जगह चर्चा होती है। इस पर हम लोग सभी लोग, इन्हीं लोगों के बल पर हम लोग भी इस बात का गौरव महसूस करते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस अगले वर्षों के लिए जो हमारी तैयारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग साइबर के क्षेत्र में भी, जबकि ये इतना बड़ा प्रदेश है, हम लोग उसमें भी सबसे अग्रिम मोर्चे पर होंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। क्या बात है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत अति आवश्यक, जैसा सर ने कहा। मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल होता है, आम आदमी का सवाल होता है, पुलिस शब्द जब आता है हर कोई घबराता है जाने से, तो वो एक इमेज, सॉफ्ट इमेज, क्या मैं ये मानूं कि अब पुलिस वो नहीं रह गई जहां लोगों को जाते हुए डर लगे? एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये समाज जो ही चेंज होगा, इमेज अपने आप चेंज। पुलिस कोई अलग नहीं है, पुलिस आप ही के समाज से आई है। आज से पहले अभी भी बहुत सारे लोग यहां भी जो बैठे होंगे ये बोलते होंगे कि भाई अंग्रेजों के जमाने में एक चौकीदार भी आता था तो लोग घबरा जाता था। आज कोई नहीं घबराता है। तो समाज में जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस जो थी, वो फोर्स थी, वो जनता पर जुल्म करने के लिए थी, जनता को डराने के लिए थी। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो आजाद हिंदुस्तान की जो फोर्स है वो एक सेवा के लिए, पुलिस एक सर्विस के रूप में। तो पुलिस को फोर्स से सर्विस के रूप में जो ये चेंज जो पुलिस को करना पड़ा, इसमें ये टाइम लग रहा है। अब जो भी पुलिस आ रही है, अब जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो हमारे यंग लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़कियां फोर्स में 20% अब लड़कियां आ रही हैं, तो ये सारे लोग जो भी लड़के लड़कियां हमारी फोर्स में आज के डेट में आ रही हैं, सब लोगों को मालूम है कि कानून क्या है, हमें क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज को करना है। और गवर्नमेंट के द्वारा लगातार जो स्टूडेंट्स के साथ हम लोग का प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स पुलिस का प्रोग्राम, उसमें स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं कि क्या पुलिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, पुलिस स्पाई जो हमारा ही पार्ट है, इंटेलिजेंस, कि ये हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। जब से सृष्टि बनी, सभ्यता बनी, तो इस पर तमाम फिल्में बनी, तमाम नोवेल बने, तमाम सीरियल्स बने, जिसमें दिखाते हैं कि वो स्पाई था, वो इंटेलिजेंस था, इस पर तमाम फिल्में बनी। तो आज के जमाने में पुलिस का जो मेजर काम है वो है कि कम्युनिटी के लिए हमारी पुलिसिंग होनी चाहिए। कम्युनिटी कैसी पुलिसिंग चाहती है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें। तो जो अर्बन पुलिसिंग फेनोमेना ही एक अर्बन फेनोमेना है। देहात में जहां होमोजेनस सोसाइटी है, वहां पुलिसिंग की बहुत जरूरत नहीं रहती है। पहाड़ पर, उत्तरांचल में अभी भी बहुत जगह रेवेन्यू पुलिस है, हमारी पुलिस है भी नहीं, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी है, होमोजेनस सोसाइटी में लोगों के बीच उस तरह के मतभेद नहीं होते थे, या होते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग सुलझा लिए जाते थे। पुलिसिंग फेनोमेना एक अर्बन फेनोमेना हमेशा से रहा, या इंटेलिजेंस तो फेनोमेना हमेशा राज्य का एक फेनोमेना रहा। तो हम लोगों का पूरा जोर आज के जमाने में सारे पुलिस ऑफिसर्स का कम्युनिटी के बिहेवियर पर रहता है कि हमारा किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए आवाम के प्रति। और एक बहुत छोटी चीज है, पुलिसिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पुलिसिंग एक बहुत सरल चीज है कि आप अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। क्या बात। मैं सभी पुलिसकर्मी को यही एक लाइन कहता हूं कि तुम ये सोचो कि हम दूसरे से वही व्यवहार करें जो हम अपने लिए उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति हमसे वो व्यवहार करे। जो ही इस एक सूत्र को अपनाएंगे कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, तो कभी भी किसी पुलिसकर्मी को की शिकायत किसी के प्रति नहीं आएगी। तो हमें व्यवहार में सुधार की निरंतर जरूरत। इसका एक और कारण है, कारण यह है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से अधिकांश लोगों को अभी बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, कहां इनको भागना पड़ेगा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनके लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो उस लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण, काम के घंटे के अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण, कि मेरे डीसीपी यदि रात में 10 बजे, सामान्य तौर पर लोग 10 बजे सोने जाता है, सोने चला गया, लेटने गया, और इसे 11 बजे कोई कहेगा कि साहब फलाने जगह ये घटना घट गई। और उस घटना का आज के जमाने में, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है,
तो उसमें कोई भी घटना कहीं की होती है, आपको यहाँ का कोई एक सोशल मीडिया पर कोई खबर आएगी तो आपका हो सकता है स्टिंगर बाद में देखे, पहले आप ही देख लेंगे, आप ही उससे पूछ लेंगे, तो उस जगह पर फिर इन्हें जाना पड़ता है। तो आज के डेट में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, पूरी पुलिसिंग ऑफिसर्स ओरिएंटेड हो गई है। सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई ऑफिसर्स वहां क्यों नहीं पहुंचा, तत्काल क्यों नहीं आया। एक घटना आप भी उसी समय जान रहे हैं, आप दिल्ली में हैं, मैं आगरा में हूं, तो भी मैं उसी समय जान रहा हूं। तो मैं जरूरी नहीं है कि उस 5 किलोमीटर जाने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं, साहब पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। तो इसलिए हमारे लाइफ में जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है जितने पुलिस ऑफिसर्स की, वो धीरे धीरे टफ होती जा रही है आज के दिनों में। और इसके कारण इनमें से बहुत लोग हैं जो कि अपना चूंकि हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें से बहुत लोगों को शुगर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, जिसके कारण इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। तो हमने इस बात को तय किया है, और मैं इन लोगों को भी कहता हूं कि जब हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इनको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और जो चिड़चिड़ापन की बात है उसके लिए हम लोगों को जो भी इसके विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ भी हम लोग बैठे हैं, काउंसलिंग की जाए। और इस चूंकि एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहीं कोई बहुत बड़ी बात होगी तो रात के 2 बजे भी आपको जाना होगा, जबकि आप अपने ग्रुप के एडिटर हैं, इसके बाद भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है हमारे और आपके जिंदगी की। तो इसी समाज में हमको जीना है और इसी जो हमारा प्रोफेशन है इसी में हमें जीना है। तो इसलिए हम लोगों को इस पर अलग से ध्यान पुलिस कर्मियों को देने की जरूरत है। और हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि हमारी जो इमेज हो वो प्रो पब्लिक हो, और आवाम जो है, आम आदमी, वो हमसे मोहब्बत करे और हमारे बारे में अच्छा सोचे। क्या बात। मेट्रो सिटीज में अधिकतर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो है यातायात की। और यातायात अगर आगरा का हो तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि यहाँ ताज नगरी है, पर्यटन स्थली है और हब है पर्यटन का। ये हर व्यक्ति एक बार जो फॉरेन का है या विदेशों से यहाँ लोग आता ही आता है। तो क्या मानते हैं कि यातायात व्यवस्था उतनी सुगम हो पाई है? क्योंकि पिछले दिनों जो हमारी एंकर है रंजना, तो रंजना से मैंने पूछा, आगरा ने बोला सर मैं फंस गई थी वहां पिछले दौर में। तो वो व्यवस्था अभी सुधरी है या वहीं के वहीं है? यातायात के लिए क्या कर रहे हैं? अगेन मैं ये बात कहता हूं कि जो यातायात है अपने आप में, ये सिर्फ एक पुलिसिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने आगरा की बात की, तो आगरा का जो हब है, आगरा का जो हट है, जो लोग आगरा के, यदि ये लोग सभी आगरा के इसमें से जो भी लोग हैं ये जानते होंगे कि आगरा का पूरा एमजी रोड है, उस एमजी रोड पर मेट्रो बन रहा है। तो एमजी रोड की जो चौड़ाई थी, जो भी उसका, मान लीजिए यदि 120 फीट एमजी रोड चौड़ा है, तो आज के डेट में एमजी रोड 60 फीट चौड़ा है। और गाड़ियां आगरा में प्रत्येक साल आ रही हैं, तो गाड़ियों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और एमजी रोड की अगले 2 साल के लिए, जब तक मेट्रो नहीं बनती, उसकी चौड़ाई कम है। तो ट्रैफिक जो है एक फेनोमेना, इसमें 3 चीजें हैं। बट चूंकि हम अपनी बात रख नहीं पाते हैं उचित मंचों पर, तो सारे लोगों को लगता है भाई ये तो पुलिस का ही फॉल्ट है। पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके लिए, क्योंकि ट्रैफिक को इरेगुलरिटी की चीज है, ट्रैफिक इलीगल चीज नहीं है। ट्रैफिक को कोई यदि उसका उल्लंघन करता है तो वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, इरेगुलर है, अनियमित है। बहुत लोग इस चीज को भी नहीं समझते हैं कि अनियमित क्या है और गैर कानूनी चीज क्या है। तो ट्रैफिक का उल्लंघन अनियमित चीज है, इरेगुलरिटी है। तो उसके लिए रेगुलेशन बना हुआ है, उस पर हम लोग काम करते हैं। ट्रैफिक के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज है कि पब्लिक को एजुकेट करना। जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सब लोग ट्रैफिक के रूल को फॉलो करें। जिस रूल को हमारे लॉ मेकर ने बनाया, जिस रेगुलेशन को हमारे डिपार्टमेंट ने बनाया, उस रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उस रेगुलेशन को रेगुलराइज करने के लिए जो बना, उसको हम सभी लोग एज ए सिटीजन उसको फॉलो करें। ये सबसे पहला चीज है कि पब्लिक एजुकेट हो। सेकेंड चीज है रोड की इंजीनियरिंग, कि रोड कैसी बनी है। रोड यदि बनी है उस पर 40 टन गाड़ी जाने के लिए, और उस पर यदि 100 टन गाड़ी जाएगी तो रोड अपने आप खराब होगी। रोड की इंजीनियरिंग यदि चौराहे के हिसाब से नहीं बनी है तो फिर वहां पर ये समस्या आएंगी। और तीसरा जो चीज है वो है इन्फोर्समेंट, जिसमें हम आते हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस फिर एंट्री होती है। और निश्चित रूप से अर्बन जो पुलिसिंग है उसमें सबसे ज्यादा, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% सहमत हूं, कि सबसे ज्यादा यदि किसी के कारण यदि पुलिस की इमेज बदलती है या बनती है तो वो ट्रैफिक है। क्योंकि 100 का 100 आदमी यदि बच्चे को छोड़ दें तो वो ट्रैफिक से प्रभावित है और ट्रैफिक से वो परेशान होता है। क्राइम से तो हार्डली शहर का 2% लोग प्रभावित है। लॉ एंड ऑर्डर से
हो सकता है 20% लोग प्रभावित हो, जिस इलाके में धरना है, जाम है, उससे वो प्रभावित हो। बट ट्रैफिक एक ऐसा फेनोमेना है जिससे 100 के 100 लोग प्रभावित हैं, उस शहर के रहने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम लोग के लिए भी चैलेंज है, और आगरा पुलिस इस पर काम कर रही है। हमारे ट्रैफिक के डीसीपी और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। मैंने भी लोगों से खुद अपील की है। बट चैलेंज ये है कि मेट्रो बनने के कारण जो आगरा का जो हर्ट है, जो आगरा का एमजी रोड यहाँ का हर्ट माना जाता है, जो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट मार्केट, संजय प्लेस, ये सब उसी जगह पर हैं, तो उसके कारण जाम की एक वहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जो अदर जो जगह हैं, जो अन्य जगह हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जो भी आगरा के सम्मानित जो सिटीजन हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिटीजन के को कॉन्फिडेंस में ले करके हम निश्चित रूप से आगरा की ट्रैफिक में जो भी बेहतर हो सकेगा उससे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, थोड़ा लाइट करते हैं। अभी आंकड़ों पे और इन तमाम चीजों पर हम लगातार बने हुए हैं, और बहुत बाखूबी आप जवाब भी, एक कट सवाल और कट टू कट जवाब। तो जोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि इनको लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना है, लेकिन इतना अच्छा बोलना थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने बहुत जबरदस्त रिप्लाई किए हैं। बहुत लंबी सर्विस आपने करी है, आप एज ए कमिश्नर आप यहां पर हैं, तो कोई ऐसा किस्सा हो, कोई ऐसा थ्योरी हो, केस आपने सुलझाया हो, जिसको आप अपने लोगों को बताना चाहें कि वो केस ऐसा था, उसमें ये कठिनाइयां आई, तो उस किस्से के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपके जहन में एक कोई किस्सा। देखिए, पुलिस की नौकरी में ऐसी बहुत सारी वारदातें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, और जिसके बारे में कि हम लोग आपस में हमेशा बातचीत अपने ऑफिसर से करते रहते हैं, और उसको ये लोग अच्छे से ये लोग उन सारे कामों को करते हैं। मैं जब लखनऊ एसएसपी था, तो वहां पर जाड़े के मौसम में 3 सप्ताह में कंटिन्यूअस 3 वीक में वारदातें हुई देहात इलाके में, जिसमें कि डकैती की वारदातें हुई। वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और पूरे लखनऊ पुलिस के लिए चैलेंज था। बट मेरी जो फोर्स थी, जो हमारे सामने बैठे हुए लोग, इन लोगों की इतनी हमसे बेपनाह इन लोगों की मोहब्बत थी कि पूरा लखनऊ पुलिस, जिसके इलाके में वो घटना नहीं भी हुई थी, वो सारे पुलिसकर्मी भी रात भर बस जगे रहते थे और गश्त देते थे कि भाई किसी तरह से इस केस को वर्कआउट करें। और वो एक चैलेंज था, चूंकि वो एक बाबरिया गैंग था और उस केस के बारे में किसी को आइडिया नहीं आ रहा था। लेकिन हमारी टीम के लड़कों ने उसमें काफी मेहनत किया, और उसमें बाबरिया गैंग था, जिस पर कि उसमें से 2 अपराधी ऐसे थे जिसने 100 से ज्यादा घटना की थी, लेकिन उसके बारे में कभी कोई जानता नहीं था। ये गैंग पूरे देश के महानगरों में इस तरह का काम करता था। उसकी मॉडस ऑपरेंडी रहती थी कि रेलवे ट्रैक के किनारे से वो जाते थे, और जो भी बड़ा घर होता था, कोई पार्क के आसपास जो अच्छा घर होता था, उस घर में घुस करके ये काम करते थे। तो उस पूरे गैंग को हमारी पूरी टीम ने, जिसको कि हम लोगों को लगता था कि ब्लाइंड केस है पूरी तरह से, उसको हम लोगों ने सही वर्कआउट किया, और हमारी पूरी टीम उसमें लगी रही। इनफैक्ट उस समय लखनऊ में ये किस्सा मशहूर था कि बहुत सारे इंस्पेक्टर थे जिनका इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ व्रत करने लगी कि भाई जल्दी केस वर्कआउट हो, ऐसा ना हो कि एसएसपी साहब का ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोगों को भी नुकसान होगा। तो मुझे अभी भी जहन में ये चीजें याद हैं, उस समय जो हमारे साथ इंस्पेक्टर रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था इस केस से, बट उन लोगों ने बढ़िया वर्कआउट किया। उसी समय एक और बांग्लादेशी गैंग था, जो बांग्लादेश से आता था, वहां से ट्रेन में बैठता था बंगाल में, और वो आता था कानपुर उतरता था, कानपुर उतर के फिर वो लखनऊ आता था, और लखनऊ में वो ट्रैक के किनारे ऐसे ही घर को ढूंढता था। तो जब मैं लखनऊ ज्वाइन किया तो उसने 2 ऐसे काम किए। फिर उसके बाद वो गैंग आया नहीं, लेकिन हम लोग उस पर लगे रहे कि इस केस को हमें वर्कआउट करना है। हमारा एक साथी था एसपी सिटी अनुराग वत्स, वो इस केस को, मैंने उसे ही जिम्मेदारी दी थी कि इस केस को हमें वर्कआउट करना है। ठीक है, 1 साल बाद उस गैंग को ये लगा, उस बांग्लादेशी गैंग को, कि अब लखनऊ पुलिस भूल गई होगी, तो वो फिर वो नंबर आया। वो नंबर जो ही हमारे रडार में आया तो हमारे पास वो आ गया कि आज, और फिर हम लोगों ने अपनी पूरी टीम बिछाई, और लखनऊ पुलिस ने एक बढ़िया, ये बांग्लादेशियों का गैंग जो बांग्लादेश के गोपालपुर जिले के रहने वाले थे, उन लोगों को हम लोगों ने
इनकाउंटर किया, उन लोगों को पकड़ा और वो लोग अभी भी वो जेल में हैं। तो वो एक ब्लाइंड केस था जो बड़ा अच्छा केस था, जिसको लखनऊ में हम लोगों ने। क्या बात है। इस बात से समझने को ये मिला कि सर ने कई बार रिपीट किया कि आप सब लोगों का साथ, यानी कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग हुई ना, उसकी वजह से इस तरीके के केस जो है बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो पाए। इस साहस सम्मान समारोह अभी में आईपीएस आपका दीपक कुमार से हार्दिक जब मैं स्वागत बात है। कर रहा हूं ना, तो कभी सम्मान मोहब्बत को निकल के आ रही है, प्रणाम। तो कहीं ना कहीं एक शायर आपके अंदर मुझे लगता है। नहीं, ये तो हिंदुस्तानी लफ्ज है, ये तो हिंदुस्तानी लफ्ज है, मोहब्बत लफ्ज है, हिंदुस्तानी जुबान है। महात्मा गांधी हमेशा इस चीज को बोलते रहे कि जो भी पूरे गंगा पट्टी में भागलपुर से लेकर के अमृतसर तक जो जुबान बोली जाती है वो एक तरह की जुबान रहती है। नहीं, इसलिए कई मंचों पे मैंने सुना है कि आप शायरी बहुत अच्छी करते नहीं, हैं मैं- पर्सनल डेज में, और अच्छा है एक नहीं, स्ट्रिक्ट मैं- ऑफिसर जब आपके सामने बैठता है और एक लाइट मूड में करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि आप लोग जब मीटिंग्स लेते होंगे तो सर के ऊपर, सर के चेहरे पर वो रुआब और वो ये हुआ ये नहीं हुआ इस तरीके की बातें सुनाई देती हूँ। लेकिन ये मंच नेशनल टेलीविजन है और इसमें मैं चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, जो अंदर की बात है वो बाहर आ जानी चाहिए, भले ही लफ्ज कोई भी हो। नहीं, हम तो इन लोगों से हमेशा जब भी बात करते हैं तो पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं कभी बात नहीं करता हूं। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ उम्र में हमसे बड़े हों, कुछ तजुर्बे में हमसे बड़े हों, लेकिन एज ए चीफ मैं इन सब का लीडर हूं। तो मैं हमेशा इनसे इसी रूप में बात करता हूं। मैं अपने, मेरे जो आईपीएस ऑफिसर मेरे सामने हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूं, कल सोनम और आदित्य और विनायक उन्हीं को इस चेयर पर बैठना है, ये ध्रुव सत्य है। तो मैं इन लोगों को भी बताता हूं कि एज ए लीडर ऑफ द फोर्स आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो और एज परिवार के गार्जियन के रूप में हमको हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना चाहिए। जब तक आईपीएस ऑफिसर में 2 गुण होने चाहिए, मैं अपने लड़कों से भी कहता हूं, और बहुत ज्यादा गुण की जरूरत नहीं। एक कि आपको लीडर होना चाहिए, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोई यदि घटना हो गई तो हमारा एसएचओ को हम ये नहीं, हम एसएचओ की तरफ नहीं देखें, हम एसएचओ को गाइड करें। हम अपने डीसीपी के तरफ नहीं देखें, हम उसको गाइड करें और हम फ्रंट से लीड करें। जो ही आप फ्रंट से लीड करेंगे तो जितने आपके ऑफिसर है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे आपका डीसीपी है, चाहे आपका एसएचओ है, वो आपको इज्जत देगा, क्योंकि आपकी कैरेक्टर आपकी लीडरशिप की है। आपको ट्रेन किया गया है पुलिस के लीडर बनने के लिए, इसी के लिए हम लोग की ट्रेनिंग दी गई एनपीए में। और दूसरा, उसमें एक अच्छा मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। मैनेजरियल स्किल का काम आप एसएचओ पर छोड़ देंगे या एसीपी पर छोड़ देंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप में एक अच्छा मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। कैसे, हाउ कैन वी डील विथ मीडिया, हम कैसे एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो किसान लीडर हैं, फार्मर एजिटेटर्स हैं, उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। कैसे, यदि हमारा शहर औद्योगिक शहर है तो हम कैसे मजदूरों के साथ डील करें, कैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ डील करें। तो इसके बारे में आप में यदि मैनेजरियल कैपेसिटी होगी तभी आप इस चीज को कर सकते हैं। तो ये 2 गुण सारे ऑफिसर्स में होने चाहिए। और प्रेम, मोहब्बत और इन सब की चीज के लिए इनफॉर्मल रूप से हमेशा सारे ऑफिसर्स को अपने जो साथी हैं उनके साथ जरूर एक बार मिलना चाहिए। आप जब इनफॉर्मली मिलेंगे तो आप उनके साथ चाय पर मिलिए और उनके साथ बातें करेंगे, उनके परिवार के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में। तो आप उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो आपको पता चलेगी कि मेरे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि सोनम में क्या क्वालिटी है, आदित्य में क्या क्वालिटी है और विनायक में क्या क्वालिटी है। ये हम तभी बता सकते हैं जबकि हम उसके साथ इनफॉर्मली रहेंगे। सभी आदमी एक तरह का नहीं हो सकता। मेरे यदि 50 एसएचओ हैं तो 50 क्राइम के एक्सपर्ट नहीं हो, उसमें से 10 लॉ एंड ऑर्डर में काबिल होगा, उसमें से 10 इन्वेस्टिगेशन में काबिल होगा, उसमें 10 होगा जिसकी अच्छी सिक्योरिटी में अच्छा होगा, गैजेट्स में अच्छा होगा। तो एज ए लीडर हमको उसकी काबिलियत को जानना है कि कौन बंदा मेरा किस चीज के लिए काबिल है। और आप यदि ये करते हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं और लोग अंदर से आपको रिस्पेक्ट देगा। बाकी हम ऑफिसर हैं तो लोग हमें सलाम तो करेगा ही, लेकिन यदि आप उनको लीड करते हैं फ्रंट से तो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और आई एम वेरी लकी, ईश्वर की हम पर कृपा रही कि हमारी जो पुलिस रही उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत जगह सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर मैं सोनभद्र रहा, लेकिन मेरी पुलिस हमेशा हमारे साथ खड़ी रही जब भी मुझे जरूरत पड़ी। और हमने जितना अपने साथियों के लिए किया उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने हमारे लिए किया। क्या बात है।
आईपीएस दीपक कुमार पास टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मैं थोड़ा सा मुझे पास टाइम में किताबें पढ़ने का शौक है, तो किताबें पढ़ते हैं। और इंडियन मेल जो होता है वो क्रिकेट देखता है तो क्रिकेट देखते हैं। क्या बात। मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा। आप उस समय आईजी हुआ थे मथुरा। हेमा मालिनी जी ऐसे ही मंच पे हम बैठे हुए थे, तो हेमा मालिनी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं। बहुत सारे अवार्ड भी मिले उनको डांस के लिए। तो अब डांस तो मंच पे कर नहीं सकती थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पास टाइम में आप क्या करती हैं? बोले डांस ही करती हैं। तो मैंने गाती होंगी? बोलती हैं गाती तो नहीं हूं। तो मैंने कहा आप गाना सुनाइए। तो ऐसा कुछ आप पास टाइम में करते हो जो यहां इस मंच के होता है ना, बाथरूम सिंगर्स कई होते हैं, अपन सिंगिंग कर लेते हैं बाथरूम मैं में। सिंगर तो नहीं हूं। मैंने जैसा आपसे कहा कि मुझे थोड़ा किताबें पढ़ने का साहित्य। शौक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो घटनाएं होती हैं, जो बुक्स आते हैं, उसको पढ़ने का शौक है। और मैं अपने दोस्तों से भी, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, इनसे भी मैं कहता हूं तुम्हें पढ़ना चाहिए। बहुत बार हम लोग सर्विस में आ जाते हैं तो लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं। और नॉलेज इज पावर। यदि आपके पास नॉलेज है तो लोग आपकी कदर करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं यदि आगरा शहर में हूं और आगरा का एक सबसे बड़ा व्यापार जूतों का व्यापार है, और मैं यदि जूतों के बारे में नहीं जान रहा हूं, उसके बिजनेस के बारे में, तो एक व्यापार मंडल के साथ मैं क्या बात करूंगा? वो हमें एक सिंपल पुलिस ऑफिसर समझेगा। वो कहेगा कि साहब वो हमारे यहाँ 2 चोरी हो गई तो 5 ये हो गई। वो हमें इस रूप से ट्रीट करेगा। लेकिन यदि मैं उनके व्यापार के बारे में बात करूंगा तो वो गहराई में हमसे जाकर के हमारी बात करेंगे। तो किसी भी पुलिस ऑफिसर्स को आईपीएस होने के बाद भी अपना जो उनका कोर क्षेत्र है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बारे में जानना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हमारे अगल बगल के देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको पढ़ना चाहिए। जो हमारा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में जानना चाहिए। और किसी भी जिले में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उस जिले का सोशियो इकोनॉमिक क्या पोजीशन है, उसके बारे में जानना चाहिए। और ये चीज आप तभी जानेंगे जब आप पढ़ते रहेंगे चीजों को। तो किसी भी ऑफिसर्स को पढ़ना चाहिए। और मुझे थोड़ा मैं दिनकर जी की किताबों को भी पढ़ता हूँ। हिंदी साहित्य में भी थोड़ी अभिरुचि है। किताब तो जनरल मैं पढ़ता हूँ। कंटेम्प्रेरी जो भी वर्ल्ड में जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर ज्यादा पढ़ता हूँ। तो मैं, आप जब बार बार कह रहे हैं, तो मैं दिनकर जी की 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ लोगों को। तो एक तो मैं बराबर इन लोगों को बताते रहता हूँ, लेकिन आज मैं रश्मि रथी का कुछ सुनाता हूँ कि मैत्री की राह। चूंकि आपने अचानक, तो मैं तो एक्सटेम्पोर ही सुना रहा हूँ कि बहुत दिन से मैं पढ़ा नहीं। कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या बात। 2 न्याय अगर 2 आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। क्या बात। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। क्या तो बात। ये क्या रश्मि बात रथी की पंक्तियां हैं कि जब भगवान शांति का संदेश लेकर गए, जो पहली लड़ाई हुई हमारे राष्ट्र की, जो बड़ी लड़ाई हुई, सैद्धांतिक लड़ाई, और भगवान उसको लास्ट समय में भी टालना चाहे माधव, और वो जब इस चीज को लेकर गए तो दिनकर जी ने उस सर्ग में, रश्मि रथी में, ये पंक्तियां उन्होंने लिखी। तो आपने जब ये कहा कि नहीं, नहीं, बहुत कुछ बहुत बातें बहुत जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां।